नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रेरक पन्ने पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जो आपकी सोचने के तरीके को बदलकर रख देगी। हम हर पल, हर दिन छोटे बड़े रिस्क लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि ये रिस्क क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे हम इनका सही आकलन कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं डैन गार्डनर की शानदार किताब रिस्क के बारे में। इस किताब में गार्डनर बड़े ही रोचक अंदाज में बताते हैं कि क्यों हम कुछ खतरों को बहुत ज़्यादा और कुछ को बहुत कम आंकते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारी सोसाइटी भी हमारे रिस्क लेने के तरीके को कैसे प्रभावित करती है, ये सब आपको इस किताब में जानने को मिलेगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्यों लोग प्लेन क्रैश से ज़्यादा कार एक्सीडेंट से डरते हैं या क्यों कुछ लोग जानलेवा स्टंट करते हैं, तो ये किताब आपके लिए ही है। रिस्क सिर्फ खतरों की बात नहीं करती, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि समझदारी से रिस्क कैसे लें और एक संतुलित जीवन कैसे जिएं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं इस किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक कंटेंट से जुड़े रहें। चलिए अब शुरू करते हैं रिस्क की इस दिलचस्प यात्रा को। तो दोस्तों, अब हम इस शानदार किताब रिस्क के पहले और सबसे ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं, रिस्क को समझना। आखिर ये रिस्क है क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो रिस्क का मतलब है किसी ऐसी घटना की संभावना जिसके नकारात्मक या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, रिस्क में सिर्फ नुकसान ही नहीं, फायदा भी छुपा हो सकता है। लेकिन जब हम आमतौर पर रिस्क की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर नुकसान, खतरे या अनिश्चितता पर ही जाता है। डैन गार्डनर इस पहले भाग में हमें यही समझाते हैं कि रिस्क को सही तरीके से समझना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी के हर फैसले में कहीं ना कहीं रिस्क जरूर शामिल होता है। अब बात करते हैं एक दिलचस्प पहलू की, माइनस डर बनाम वास्तविक खतरा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं जबकि उनसे उतना खतरा नहीं होता, और कुछ असली खतरों को हम उतनी गंभीरता से नहीं लेते? गार्डनर इस बात को बड़े अच्छे उदाहरणों से समझाते हैं। जैसे बहुत से लोग हवाई जहाज़ में उड़ने से डरते हैं, जबकि आंकड़ों के हिसाब से सड़क पर कार चलाने से कहीं ज़्यादा खतरा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है हमारा डर। हमारा डर अक्सर नाटकीय और सनसनीखेज चीज़ों से ज़्यादा जुड़ता है, भले ही उनकी संभावना कम हो। वहीं रोज़मर्रा के खतरे, जो ज़्यादा वास्तविक होते हैं, हमारी आदत में शुमार हो जाते हैं और हम उन्हें उतना तवज्जो नहीं देते। इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेवजह के डर से हम कई बार अच्छे मौक़ों को छोड़ देते हैं और असली खतरों को नज़रअंदाज करके मुश्किल में पड़ सकते हैं। और अब आते हैं हमारे सोचने के दो दिलचस्प तरीकों पर, तेज सोच और धीमी सोच। डैन गार्डनर नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन के काम का हवाला देते हुए बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह की सोच काम करती है। पहली है तेज सोच। ये झटपट होती है, बिना ज़्यादा मेहनत के, और हमारी भावनाओं और आदतों से जुड़ी होती है। जब हम किसी चीज़ को देखकर तुरंत राय बना लेते हैं या बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेते हैं, तो हमारी तेज सोच काम कर रही होती है। दूसरी है धीमी सोच। यह सोच विचार करके, तर्क के साथ काम करती है और इसमें ज़्यादा वक्त और ऊर्जा लगती है। जब हम किसी मुश्किल समस्या को हल करते हैं या किसी जटिल जानकारी का विश्लेषण करते हैं, तो हमारी धीमी सोच सक्रिय होती है। रिस्क को समझने में इन दोनों तरह की सोच का अपना रोल है। कई बार तेज सोच हमें खतरे से तुरंत बचा लेती है, लेकिन कई बार ये हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है, खासकर तब जब हमारी भावनाएं हावी हों। वहीं धीमी सोच हमें रिस्क का सही आकलन करने और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करती है। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कब हमें अपनी तेज सोच पर भरोसा करना चाहिए और कब हमें थोड़ा रुक कर सोच विचार कर, यानी धीमी सोच का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था रिस्क किताब के पहले टॉपिक का एक सार। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि रिस्क क्या है, डर और असली खतरे में क्या फ़र्क है, और हमारे सोचने के दो तरीके रिस्क को समझने में कैसे भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं रिस्क किताब के दूसरे दिलचस्प पड़ाव की ओर, जो बात करता है इस बारे में कि आखिर हमारा इंसानी दिमाग जोखिम को कैसे देखता और समझता है। ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि ये हमें हमारी सोच के उन पेचीदा पहलुओं से रूबरू कराता है जो अक्सर हमारे रिस्क लेने के फैसलों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों की, इमोशनल दिमाग बनाम तार्किक दिमाग। सोचिए, एक तरफ है हमारा दिल, जो भावनाओं से भरा है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है और अक्सर डर, खुशी या गुस्से जैसे भावों से चलता है। ये है हमारा इमोशनल दिमाग। दूसरी तरफ है हमारा दिमाग का वह हिस्सा जो सोचता है, विश्लेषण करता है और तर्क के आधार पर फैसले लेता है। ये है हमारा तार्किक दिमाग। जब हम किसी जोखिम का सामना करते हैं तो ये दोनों हिस्से आपस में टकरा सकते हैं। कई बार हमारा इमोशनल दिमाग डर के मारे हमें कोई कदम उठाने से रोक देता है, भले ही तार्किक रूप से वो फैसला सही हो। वहीं कभी कभी हमारी भावनाएं हमें ऐसे जोखिम लेने के लिए उकसाती हैं जिनके परिणाम बुरे हो सकते हैं।
डैन गार्डनर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें इन दोनों तरह की सोच को समझना और उनके बीच संतुलन बनाना सीखना होगा ताकि हम ज्यादा समझदारी भरे जोखिम ले सकें। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प चीज की, जिसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। थोड़ा मुश्किल नाम है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। जो चीज़ हमें आसानी से याद आ जाती है या जो हम अक्सर देखते या सुनते हैं वो हमें ज़्यादा वास्तविक और ज़्यादा संभावित लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने हाल ही में किसी प्लेन क्रैश की खबर सुनी है तो हवाई यात्रा आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक लग सकती है, भले ही आंकड़ों के हिसाब से ये कार चलाने से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेन क्रैश की वो भयानक तस्वीर आपके दिमाग में ताज़ा है, वो अवेलेबल है। इसी तरह मीडिया में जिन खतरों को बार बार दिखाया जाता है वे हमें ज्यादा डरावने लगते हैं, भले ही उनकी असलियत कुछ और हो। गार्डनर बताते हैं कि ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक हमारे रिस्क के आकलन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है और हमें बेवजह डरने या असली खतरों को नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर सकती है। और आखिर में बात करते हैं एक और स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति की, नेगेटिविटी बायस, यानी बुरे की ओर झुकाव। हम इंसानों का दिमाग नेगेटिव चीज़ों पर ज्यादा ध्यान देता है। एक अच्छी खबर के मुकाबले एक बुरी खबर हमें ज्यादा याद रहती है और ज्यादा प्रभावित करती है। खतरे, नुकसान और नकारात्मक परिणाम हमारी सोच पर जल्दी हावी हो जाते हैं। यही वजह है कि किसी भी जोखिम में नुकसान की संभावना हमें फायदे की संभावना से ज्यादा बड़ी लगती है, भले ही दोनों बराबर हों। यह नेगेटिविटी बायस हमें बहुत ज्यादा सतर्क और डरा हुआ बना सकता है और कई बार हमें ऐसे मौके लेने से रोक सकता है जिनमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना हो। डैन गार्डनर समझाते हैं कि इस नेगेटिविटी बायस को पहचानना और इससे सचेतना रहना जरूरी है ताकि हम ज्यादा संतुलित और निष्पक्ष तरीके से जोखिमों का आकलन कर सकें। तो दोस्तों, ये था इंसानी दिमाग में जोखिम की धारणा टॉपिक का निचोड़। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारी भावनाएं, हमारी याददाश्त और हमारी नकारात्मकता की ओर झुकाव हमारे रिस्क लेने के फैसलों को आकार देते हैं। तो दोस्तों, अब हम रुक करते हैं रिस्क किताब के एक और अहम पहलू की ओर, जो है मीडिया और जोखिम का आपस में गहरा नाता। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में मीडिया हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। खबरें, सोशल मीडिया, टीवी, हर तरफ सूचनाओं का सैलाब है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मीडिया हमारे जोखिम को देखने और समझने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है? डैन गार्डनर इस टॉपिक में इसी बात पर गहराई से रोशनी डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे मीडिया हमारे डर को बढ़ाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मीडिया का ध्यान नकारात्मक खबरों पर ज्यादा होता है। बुरी घटनाएं, दुर्घटनाएं, खतरे, ये सब हेडलाइंस बनते हैं और बार बार दिखाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक खबरें हमारा ध्यान जल्दी खींचती हैं और हमें भावनात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित करती हैं। जब हम लगातार ऐसी खबरें देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक डर का माहौल बनने लगता है। हमें लगने लगता है कि दुनिया ज्यादा खतरनाक है जितनी वो असल में है। गार्डनर समझाते हैं कि मीडिया घटनाओं को जिस तरह से पेश करता है वो हमारे डर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, भले ही उन घटनाओं की संभावना बहुत कम हो। अब आते हैं सनसनीखेजता यानी सेंसेशनलिज्म के प्रभाव पर। मीडिया में अक्सर खबरों को और ज्यादा रोमांचक और नाटकीय बनाने की कोशिश की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा जा सके। इसके लिए वे चटपटे हेडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, भावनात्मक तस्वीरें दिखाते हैं और कहानियों को इस तरह से पेश करते हैं कि वे बहुत ज्यादा डरावनी या असाधारण लगे। इसका नतीजा ये होता है कि हम छोटी मोटी घटनाओं को भी बहुत बड़ा खतरा मान बैठते हैं। गार्डनर कहते हैं कि यह सनसनीखेज प्रस्तुति हमारे रिस्क के आकलन को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है और हमें गैर जरूरी तौर पर चिंतित कर सकती है। हमें ये समझना होगा कि हर नाटकीय खबर जरूरी नहीं कि एक बड़ा खतरा हो। और आखिर में बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, दुर्लभ घटनाओं को आम दिखाना। मीडिया में जब कोई असामान्य या दुर्लभ घटना होती है, जैसे कि कोई बड़ी दुर्घटना या कोई अप्रत्याशित अपराध, तो उसे बहुत ज्यादा कवरेज मिलती है। बार बार दिखाए जाने की वजह से ये दुर्लभ घटनाएं हमारे दिमाग में आम लगने लगती हैं। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि ये चीजें अक्सर होती हैं और हमारे साथ भी हो सकती हैं। गार्डनर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो खबरें हम टीवी पर या सोशल मीडिया पर देखते हैं वे अक्सर असामान्य घटनाएं होती हैं, न कि रोजमर्रा की सच्चाई। दुर्लभ घटनाओं को आम समझने की ये गलती हमें बेवजह डरा सकती है और हमारे रिस्क लेने के फैसलों को गलत दिशा में ले जा सकती है। तो दोस्तों, ये था मीडिया और जोखिम टॉपिक का सार। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मीडिया हमारे डर को बढ़ा सकता है, सनसनीखेज खबरें हमें कैसे गुमराह कर सकती हैं और कैसे दुर्लभ घटनाएं हमें आम लगने लगती हैं। तो दोस्तों, अब हम रिस्क किताब के एक और महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जो बात करता है राजनीति, समाज और जोखिम के आपस में जटिल रिश्ते के बारे में। यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारे नेता और हमारा समाज मिलकर हमारे जोखिम को देखने और उस पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हमारे नेता और मीडिया जोखिम का इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि राजनीतिक नेता किसी खास खतरे को उठाकर लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं या किसी खास नीति को सही ठहराते हैं।
चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, आर्थिक संकट हो या फिर कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता। जोखिम को एक शक्तिशाली उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडिया भी इसमें पीछे नहीं रहता। किसी खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या किसी खास जोखिम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना लोगों की राय को प्रभावित कर सकता है और सरकारों पर दबाव बना सकता है। डैन गार्डनर बताते हैं कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कई बार जोखिम की प्रस्तुति के पीछे राजनीतिक या सामाजिक मकसद हो सकते हैं और हमें हर जानकारी को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। अब बात करते हैं सामाजिक जोखिम बनाम व्यक्तिगत जोखिम की। हम अपनी जिंदगी में हर पल व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम लेते हैं, जैसे कि सड़क पार करना, कोई नया काम शुरू करना या किसी बीमारी का इलाज करवाना। लेकिन इसके अलावा हम एक समाज के तौर पर भी कई तरह के जोखिमों का सामना करते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, महामारी या सामाजिक अशांति। सामाजिक जोखिम वे खतरे हैं जिनका असर पूरे समुदाय या देश पर पड़ता है और इनसे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। गार्डनर इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक और व्यक्तिगत जोखिमों के बीच फर्क को समझना जरूरी है, क्योंकि इनके आकलन और प्रबंधन के तरीके अलग अलग होते हैं। कई बार जो चीज़ व्यक्तिगत स्तर पर एक छोटा जोखिम लगती है, वही चीज़ जब पूरे समाज पर लागू होती है तो एक बड़ा खतरा बन सकती है और इसके लिए हमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी होती है। और आखिर में बात करते हैं रिस्क कम्युनिकेशन यानी जोखिम की जानकारी को लोगों तक पहुंचाने की चुनौतियों के बारे में। किसी खतरे के बारे में लोगों को सही और प्रभावी तरीके से बताना बहुत मुश्किल काम है। कई बार वैज्ञानिक तथ्य जटिल होते हैं और आम लोगों के लिए उन्हें समझना मुश्किल होता है। वहीं अगर जानकारी ठीक से न दी जाए तो लोगों में डर और अविश्वास पैदा हो सकता है। नेता, वैज्ञानिक और मीडिया सभी को ये चुनौती झेलनी पड़ती है कि वे जोखिमों के बारे में लोगों को कैसे बताएं, ताकि वे सही जानकारी के आधार पर समझदारी भरे फैसले ले सकें। गार्डनर बताते हैं कि प्रभावी रिस्क कम्युनिकेशन के लिए स्पष्टता, ईमानदारी और लोगों के साथ जुड़ाव बहुत जरूरी है, ताकि गलतफहमी और डर को कम किया जा सके और सामूहिक रूप से सही कदम उठाए जा सकें। तो दोस्तों, ये था राजनीति, समाज और जोखिम टॉपिक का विश्लेषण। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे राजनीतिक और सामाजिक ताकतें हमारे जोखिम को देखने के तरीके को प्रभावित करती हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत जोखिमों में क्या अंतर है और जोखिम की जानकारी को सही ढंग से पहुंचाना कितना मुश्किल है। तो दोस्तों, अब हम रिस्क किताब के उस हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये हमारी जोखिम को समझने की क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी और गणितीय जोखिम विश्लेषण की। डरिए मत, मैं इसे एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक आंकड़ों के महत्व की। देखिए दोस्तों, जब हम किसी खतरे या संभावना की बात करते हैं तो अक्सर हम अपनी भावनाओं या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन डैन गार्डनर हमें बताते हैं कि जोखिम को सही ढंग से समझने के लिए हमें ठोस, वास्तविक आंकड़ों की जरूरत होती है। ये आंकड़े हमें किसी घटना की संभावना, उसकी गंभीरता और उसके संभावित परिणामों का एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ नज़ारा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है, तो हमें अपनी निजी राय या किसी दुर्घटना की खबर पर ध्यान देने के बजाय पिछले कई सालों के दुर्घटना के आंकड़ों को देखना होगा। वास्तविक आंकड़े हमें बताते हैं कि खतरा कितना बड़ा है, किन परिस्थितियों में वो बढ़ता है और हम उसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए किसी भी जोखिम का आकलन करते समय भावनाओं को किनारे रखकर विश्वसनीय आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को समझने की। संभावना एक गणितीय तरीका है ये बताने का कि कोई घटना कितनी बार हो सकती है। इसे अक्सर प्रतिशत या दशमलव में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की संभावना 50% या 0.5 होती है। गार्डनर हमें सिखाते हैं कि संभावना को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। कई बार हम किसी घटना की संभावना को या तो बहुत ज्यादा आंक लेते हैं या बहुत कम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भावनाओं, पूर्वाग्रहों या गलत सूचनाओं से प्रभावित होते हैं। संभावना हमें एक तर्कसंगत आधार देती है ये समझने के लिए कि कोई जोखिम कितना संभावित है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि संभावना सिर्फ एक अनुमान है, यह भविष्य की गारंटी नहीं देती। कम संभावना वाली घटना भी हो सकती है और ज्यादा संभावना वाली घटना भी नहीं हो सकती। इसलिए संभावना को समझना जरूरी है, लेकिन हमें इसकी सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। और आखिर में बात करते हैं रिस्क असेसमेंट टूल्स यानी जोखिम मूल्यांकन उपकरणों और उनकी सीमाओं की। जोखिम का आकलन करने के लिए कई तरह के गणितीय और सांख्यिकीय उपकरण मौजूद हैं। इनमें से कुछ सरल हैं, जैसे कि किसी घटना की संभावना और उसके संभावित नुकसान को गुणा करके एक रिस्क स्कोर निकालना। वहीं कुछ उपकरण बहुत जटिल होते हैं और उनमें कई तरह के कारकों और मॉडलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये उपकरण हमें जोखिमों की तुलना करने, प्राथमिकता तय करने और ये तय करने में मदद कर सकते हैं कि हमें किस जोखिम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन गार्डनर हमें ये भी याद दिलाते हैं कि इन उपकरणों की अपनी सीमाएं हैं। ये उपकरण अतीत के आंकड़ों पर आधारित होते हैं और भविष्य हमेशा अतीत जैसा नहीं होता। इसके अलावा कई जोखिम ऐसे होते हैं जिन्हें संख्याओं में मापना मुश्किल होता है।
जैसे कि किसी नई तकनीक का अनिश्चित प्रभाव। इसलिए रिस्क असेसमेंट टूल्स उपयोगी जरूर हैं, लेकिन हमें उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और मानवीय बुद्धि और अनुभव को भी महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था सांख्यिकी और गणितीय जोखिम विश्लेषण टॉपिक का निचोड़। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक आंकड़े क्यों जरूरी हैं, संभावना को कैसे समझा जाता है और रिस्क असेसमेंट टूल्स हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, साथ ही उनकी क्या सीमाएं हैं। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं रिस्क किताब के उस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जहां हम ये सीखेंगे कि आखिर कैसे हम बेहतर जोखिम निर्णय ले सकते हैं। पूरी किताब का निचोड़ इसी टॉपिक में छुपा है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इमोशन को मैनेज करने की। हमने पहले भी बात की है कि हमारे इमोशन यानी हमारी भावनाएं अक्सर हमारे सोचने और फैसले लेने के तरीके पर बहुत गहरा असर डालती हैं। जब बात जोखिम की आती है तो डर, चिंता, उत्साह या जल्दबाजी जैसे इमोशन हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। डैन गार्डनर हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा जोखिम निर्णय लेने के लिए हमें अपने इमोशन को पहचानना और उन्हें प्रबंधित करना सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा देना है, बल्कि ये समझना है कि वे कब हमारे तर्क को धुंधला कर रही हैं। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमारा डर वास्तविक खतरे पर आधारित है या ये सिर्फ हमारी कल्पना है। क्या हम किसी अवसर को सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा अनिश्चित महसूस हो रहा है। अपनी भावनाओं को समझकर और उन्हें नियंत्रण में रखकर हम ज्यादा शांत और तर्कसंगत तरीके से जोखिमों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का उपयोग करने की। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी जानकारी या दावे को बिना सोचे समझे मान लेने के बजाय उस पर सवाल उठाना, उसके पीछे के तर्क को समझना और विभिन्न दृष्टिकोणों से उसका विश्लेषण करना। जब हम जोखिम निर्णय ले रहे होते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग हमें अफवाहों, गलत सूचनाओं और पूर्वाग्रहों से बचने में मदद करती है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि इस जोखिम के बारे में हमें जो जानकारी दी जा रही है वो कितनी विश्वसनीय है, इसके संभावित फायदे और नुकसान क्या हैं, क्या कोई और बेहतर विकल्प मौजूद है। अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करके, तार्किक रूप से सोचकर और हर पहलू का ध्यान में रखकर हम ज्यादा संतुलित और सोच समझकर जोखिम निर्णय ले सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, डेटा ड्रिवन निर्णय लेना। हमने पिछले टॉपिक में आंकड़ों के महत्व के बारे में बात की थी और यहाँ ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। डेटा ड्रिवन निर्णय लेने का मतलब है कि हम अपने जोखिम संबंधी फैसलों को भावनाओं या व्यक्तिगत राय के बजाय वास्तविक आंकड़ों और सबूतों पर आधारित करें। अगर हम कोई निवेश कर रहे हैं तो हमें कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और बाजार के रुझानों का विश्लेषण करना चाहिए। अगर हम कोई स्वास्थ्य संबंधी फैसला ले रहे हैं तो हमें वैज्ञानिक अध्ययनों और डॉक्टर की सलाह पर भरोसा करना चाहिए। डेटा हमें जोखिम की वास्तविक संभावना और संभावित परिणामों का एक स्पष्ट चित्र दिखाता है, जिससे हम ज्यादा सूचित और तर्कसंगत निर्णय ले पाते हैं। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि डेटा हमेशा पूरी कहानी नहीं बताता और हमें अपने अनुभव और समझ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कैसे सही जोखिम निर्णय लें टॉपिक का सार। याद रखिए, बेहतर जोखिम निर्णय लेने के लिए हमें अपने इमोशन को प्रबंधित करना सीखना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना होगा और जहां तक हो सके डेटा ड्रिवन होना होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें समय और अभ्यास लगता है, लेकिन यकीन मानिए यह आपको जिंदगी के हर मोड़ पर बेहतर और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करेगा। रिस्क किताब हमें यही सिखाती है कि जोखिम से डरने की बजाय उसे समझना और उसका सही आकलन करना ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद है इस पूरी श्रृंखला से आपको रिस्क किताब के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। तो दोस्तों, अब हम रिस्क किताब के उस अहम पड़ाव पर आते हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत जीवन में जोखिम प्रबंधन। हम सभी अपनी निजी जिंदगी में हर पल छोटे बड़े जोखिमों का सामना करते हैं और इस टॉपिक में डैन गार्डनर हमें सिखाते हैं कि हम इन जोखिमों को बेहतर तरीके से कैसे समझ और प्रबंधित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य जोखिमों और हमारी जीवन शैली के चुनावों की। हमारी सेहत सबसे बड़ी दौलत है और हमारी रोजमर्रा की आदतें इसमें एक बड़ा रोल निभाती हैं। हम क्या खाते हैं, कितनी नींद लेते हैं, कितना व्यायाम करते हैं और क्या हम धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, ये सभी चीजें हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती हैं और विभिन्न बीमारियों के जोखिम को बढ़ा या घटा सकती हैं। गार्डनर हमें बताते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली के चुनावों के बारे में जागरूक होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हर चुनाव में एक जोखिम शामिल है। उदाहरण के लिए, जंक फूड खाना दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है, जबकि नियमित व्यायाम कई बीमारियों से बचा सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए हमें सोच समझकर ऐसे विकल्प चुनने चाहिए जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हों। इसमें नियमित चेकअप करवाना और डॉक्टर की सलाह मानना भी शामिल है। अब बात करते हैं पैसे से जुड़े जोखिम प्रबंधन यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की। हमारी आर्थिक जिंदगी भी जोखिमों से भरी होती है। हम अपनी मेहनत की कमाई कहाँ निवेश करते हैं, हम कितना कर्ज लेते हैं और हम भविष्य के लिए कितनी बचत करते हैं, ये सभी फैसले हमारी वित्तीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
गार्डनर हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी वित्तीय जोखिमों का आकलन करना और उन्हें प्रबंधित करने के लिए योजना बनाना चाहिए। इसमें बजट बनाना, अपनी आय के अनुसार खर्च करना, इमरजेंसी फंड बनाना और समझदारी से निवेश करना शामिल है। बहुत ज़्यादा जोखिम लेने से हमारी जमा पूंजी खतरे में पड़ सकती है, जबकि बिल्कुल भी जोखिम न लेने से हम संभावित लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए अपनी जोखिम लेने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित वित्तीय योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में बात करते हैं रोज़मर्रा के जोखिमों के लिए व्यवहारिक रणनीतियों की। हमारी जिंदगी में ऐसे अनगिनत छोटे बड़े जोखिम होते हैं जिनका हम हर दिन सामना करते हैं। सड़क पर चलना, घर में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करना या ऑनलाइन जानकारी साझा करना। भले ही ये जोखिम छोटे लगें, लेकिन लापरवाही बरतने पर इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गार्डनर हमें सिखाते हैं कि इन रोज़मर्रा के जोखिमों को कम करने के लिए हमें कुछ व्यावहारिक रणनीतियां अपनानी चाहिए। इसमें सुरक्षा नियमों का पालन करना, जैसे हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट लगाना, सावधानी बरतना, जैसे गीले फर्श पर ध्यान से चलना और संभावित खतरों के बारे में जागरूक रहना शामिल है। कई बार थोड़ी सी सावधानी बरतकर हम बड़े हादसों से बच सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी जानकारी को ऑनलाइन साझा करते समय भी सतर्क रहना चाहिए, ताकि हम साइबर अपराधों के शिकार न हों। तो दोस्तों, ये था व्यक्तिगत जीवन में जोखिम प्रबंधन टॉपिक का विश्लेषण। याद रखिए, हमारी सेहत और हमारी आर्थिक सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है और समझदारी भरे फैसले लेकर हम अपने जीवन में जोखिमों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। रिस्क किताब हमें यही प्रेरणा देती है कि हम जागरूक रहें, सोच समझकर चुनाव करें और एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जिएं। तो दोस्तों, अब हम रिस्क किताब के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, जहां डैन गार्डनर हमें भविष्य के लिए कुछ अनमोल सबक सिखाते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि इस पूरी किताब से हमने जो कुछ भी सीखा उसे हम अपनी आने वाली जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डर और वास्तविकता में संतुलन बनाने की। हमने पूरी किताब में ये देखा कि कैसे हमारा डर अक्सर हमें असली खतरों से दूर ले जाता है या हमें बेवजह चिंतित करता है। गार्डनर हमें सिखाते हैं कि भविष्य में बेहतर जोखिम निर्णय लेने के लिए हमें अपने डर और वास्तविक खतरे के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा, लेकिन साथ ही हमें तथ्यों और आंकड़ों पर भी भरोसा करना होगा। हमें ये सीखना होगा कि कब हमें अपनी अंतरात्मा की सुननी है और कब हमें तर्क और विश्लेषण का सहारा लेना है। डर हमें खतरों से सावधान कर सकता है, लेकिन अगर ये वास्तविकता से परे हो जाए तो ये हमें आगे बढ़ने और नए अवसरों को अपनाने से रोक सकता है। इसलिए हमें एक ऐसी मानसिकता विकसित करनी होगी जो हमें डर का सामना करने और जोखिमों का सही आकलन करने में मदद करे। अब बात करते हैं एक लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखने की। अक्सर हम किसी जोखिम या उसके परिणाम के बारे में सोचते समय सिर्फ तात्कालिक फायदे या नुकसान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन गार्डनर हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी एक लंबी यात्रा है और हमें अपने फैसलों के दीर्घकालिक परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। कई बार एक छोटा सा जोखिम जो आज हमें डरावना लग सकता है, भविष्य में एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। इसी तरह एक ऐसा फैसला जो आज हमें सुरक्षित लग सकता है, लंबे समय में हमारे लिए नकारात्मक परिणाम ला सकता है। इसलिए हमें एक दूरदर्शी सोच विकसित करनी होगी और अपने जोखिम संबंधी फैसलों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप बनाना होगा। इसका मतलब है कि हमें धैर्य रखना होगा, तात्कालिक सुखों के पीछे नहीं भागना होगा और भविष्य में आने वाली संभावित चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रहना होगा। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सबक है जोखिम को स्वीकार करना और उससे सीखना। जिंदगी में जोखिम से पूरी तरह से बचना मुमकिन नहीं है। हर फैसले में, हर नए कदम में कहीं न कहीं जोखिम जरूर छुपा होता है। गार्डनर हमें सिखाते हैं कि हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा और जोखिम को एक नकारात्मक चीज के तौर पर देखने के बजाय उसे सीखने और बढ़ने के एक अवसर के तौर पर देखना होगा। हर बार जब हम कोई जोखिम लेते हैं, चाहे वो सफल हो या असफल, हम कुछ नया सीखते हैं। असफलता हमें सिखाती है कि हम अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं और सफलता हमें आत्मविश्वास और अनुभव देती है। इसलिए हमें जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका समझदारी से सामना करना चाहिए और उनसे सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये था भविष्य के लिए सीख टॉपिक का सार। उम्मीद है कि डैन गार्डनर की इस शानदार किताब रिस्क से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखिए, डर और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना, एक लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखना और जोखिम को स्वीकार करके उससे सीखना, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सबक हैं जो हमें भविष्य में बेहतर और समझदारी भरे निर्णय लेने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, रिस्क बाय डैन गार्डनर की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि जोखिम हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। हमने ये समझा कि जोखिम क्या है, कैसे हमारा दिमाग इसे अलग अलग तरीकों से देखता है और कैसे मीडिया, राजनीति और समाज हमारे जोखिम की धारणा को प्रभावित करते हैं। हमने आंकड़ों और गणितीय विश्लेषण के महत्व को भी जाना और ये सीखा कि कैसे हम अपनी भावनाओं को प्रबंधित करके, आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करके और डेटा ड्रिवन निर्णय लेकर बेहतर जोखिम निर्णय ले सकते हैं।
इस पूरी यात्रा में हमने ये भी देखा कि व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य, वित्त और रोजमर्रा की गतिविधियों से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन कितना जरूरी है। और अंत में हमने भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे। डर और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना, एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना और जोखिम को स्वीकार करके उससे सीखना। कुल मिलाकर रिस्क हमें ये सिखाती है कि जोखिम से डरने या उसे नज़रअंदाज करने के बजाय हमें उसे समझना, उसका आकलन करना और उसका बुद्धिमानी से प्रबंधन करना सीखना होगा। ये किताब हमें एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित करती है जो हमें खतरों से सावधान रहने और अवसरों को पहचानने में मदद करती है। तो दोस्तों, रिस्क बाय डैन गार्डनर पर यह हमारी विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस किताब के हर पहलू को हमने जिस गहराई से समझा, उससे आपको जोखिम को एक नए नज़रिए से देखने में मदद मिली होगी। याद रखिए, जिंदगी जोखिमों से भरी है, लेकिन सही ज्ञान और सही सोच के साथ हम इन जोखिमों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर घंटी का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगली बार किस किताब या विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और प्रेरक विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हाँ, जोखिमों को समझदारी से लेते रहिए। धन्यवाद।